क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट $6.5 बिलियन है और इतना ही तकरीबन $7 बिलियन श्रीलंका का डेब्ट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया है। अब ऐसा क्यों है कि जो दुनिया की आलमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान को श्रीलंका से कंपेयर कर रही हैं और कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का हाल भी कुछ श्रीलंका जैसा हो सकता है। वो ये बात क्यों कर रहे हैं, वो ये बात किन पॉइंट्स की बिना पर कर रहे हैं, आज हम उन्हीं पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सादुल एंड वेलकम टू द सोशल सोसाइटी चैनल। दोस्तों, पहला पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट आम अल्फाज में कहूँ तो ये हमारी जब इंपोर्ट्स बढ़ जाएं और एक्सपोर्ट्स गिर जाएं तो इसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। श्रीलंका के केस में भी ट्रेड डेफिसिट हुआ और जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि हमारी भी इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से डबल हो चुकी हैं, यानी कि हम तकरीबन 50 बिलियन की जो है इंपोर्ट ही कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारी नन के बराबर है। तो ये एक फिगर है जो हमें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारी अपनी ही इकॉनमी के लिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट ये होता है कि आपका जो पर ईयर का बजट बनता है उसमें आपके जो अखराजात हैं वो आपके बजट से ऊपर निकल जाते हैं। यानी कि अगर इसको फॉर एग्जांपल हम आम अल्फाज में ये बात करें तो अगर किसी भी घर का खर्चा पर ईयर का 1 लाख रुपए है तो उसके खर्चे 1,30,000 तक चले जाते हैं, मगर हमारी लो इनकम की वजह से हमारे जो हैं खर्चे उन पर हमारा जो है डेफिसिट आ जाता है। इसी तरह मुल्कों का भी होता है, जब मुल्कों के ऊपर डेफिसिट आ जाता है वो अपनी इनकम से ज़्यादा अखराजात की तरफ चले जाते हैं, खर्चे उनके ज़्यादा होते हैं, उनकी इनकम टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वहाँ पर बजट डेफिसिट आ जाता है। दोस्तों, 2022 के पाकिस्तान के बजट में ये बजट डेफिसिट आया है, जो हम कह रहे हैं कि हम आने वाले जो टाइम है उसमें हम कर्जा लेके ये बजट डेफिसिट पूरा करेंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी भी बड़ी से बड़ी इकॉनमी को बिठा सकती है अगर टैक्स कलेक्शन सही से ना हुई हो, और छोटी से छोटी इकॉनमी को उठा सकती है अगर उसकी टैक्स कलेक्शन किसी भी मुल्क की अच्छी हो। यही मसला जो है श्रीलंका के केस में होगा कि उनकी टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं थी। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करता चलूँ कि जो 2019 के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए श्रीलंका के, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा कि हम जो है टैक्स कट ऑफ देंगे, यानी कि जो आवाम के ऊपर टैक्स है उसको आधा कर देंगे। और उन्होंने अपनी कैंपेन में इतना ज़्यादा इसको प्रमोट किया और आवाम ने उसको पसंद किया कि वो 56% की मेजॉरिटी से श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन गए। और उन्होंने ऐसे ही किया, अपने वादे पर पूरा उतरे और श्रीलंका की आवाम का टैक्स कम से कम कर दिया, जबकि उनको उनके मईशत दान ने जबकि वहाँ के मईशत दानों ने श्रीलंका के उनको बताया कि इस तरह करने से मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मगर उन्होंने इस शॉर्ट टर्म जो उनका जो गोल था उसको अपनी जो उनका जो शॉर्ट टर्म गोल था उसको उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया मुल्क की स्टेबिलिटी पर। अब अगर हम पाकिस्तान के केस में देखें तो 45% जो पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन है वो सिंध से आता है, लगभग 40% जो है पंजाब से आता है और 14% हमारे कैपिटल से आता है, इस्लामाबाद से आता है। और बहुत ही पुअर रेशियो जो KPK की है वो है 4%, और इससे भी कम बलूचिस्तान की है जो तकरीबन 2% टैक्स कलेक्शन में टोटल पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में हमारी इजाफा करती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि कितना रेवेन्यू हम जमा कर रहे हैं। तो एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर हर बंदे के ऊपर टैक्स को लागू किया जाए ताकि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए वर्क किया जा सके। अब अगर आप देखें कि KPK और बलूचिस्तान जो हैं वो आप यूँ कह लें कि फ्री में चल रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनका कोई भी इसके अंदर शेयर नहीं है, मगर वो जो पैसा उनके पास जा रहा है वो किसी न किसी तरह वहीं उस सूबे में फंस कर रह जाता है। ये वजूहत होती हैं दोस्तों जो पैसे को वापस ऊपर नहीं आने देती, जिनकी वजह से मुल्क को चलाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी मुल्क सेल्फ रिलायंट हो तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी इकॉनमी कमज़ोर हो या उसके ऊपर कोई इस तरह के बैंकरप्ट हो जाने के बादल मंडला रहे हों। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है कि सेल्फ रिलायंट क्या श्रीलंका था या नहीं था। दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान की तरह एक एग्रीकल्चर मुल्क तस्लीम किया जाता है, और ये जिस तरह हम वीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, इसी तरह ये चावल प्रोड्यूस करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ अरसे से जो श्रीलंका है वो
चावल भी इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो उसकी सेल्फ रिलायंट पावर थी वो भी उसके हाथ से कम होती जा रही है। और ये एक जो उनकी एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बन गया है चावल, ये उनकी मईशत में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती जा रही थी। और आपको यह बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्टर है, पिछले साल 2021 में पाकिस्तान ने भी गंदम इंपोर्ट करी है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो ये बताती है कि हमारी जो सेल्फ रिलायंस पावर है वो कमज़ोर होती जा रही है और ये मईशत पर कैसे बुरे असरात डाल रही है, जैसा कि श्रीलंका पर इस पॉइंट ने डाली। दोस्तों 5वां पॉइंट है चाइनाज़ इन्वॉल्वमेंट। इसको हम यूँ समझेंगे कि श्रीलंका ने अपनी मईशत की बहाली के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया हम्बनटोटा पोर्ट का, जो इसने बाकी मुल्कों के सामने रखा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, आप आए हमारी मदद करें, आप भी अपना पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन दुनिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, फेल कर दिया गया। और हैरानकुन तौर पर चाइना ने इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया एक भारी रकम के साथ। अब यहाँ पर हम एक बात ये समझ लें कि जो हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका बनाना चाह रहा था, उसको दुनिया क्यों रिजेक्ट करी थी? दुनिया उसको दोस्तों इसलिए रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि श्रीलंका के ईस्ट पे हांगकांग और शंघाई जैसे बिग पोर्ट्स हैं, उसके ऊपर मुंबई का पोर्ट है, और इसके ईस्टर्न साइड पे दुबई जैसा एक ह्यूमंगस पोर्ट पाया जाता है, जो कि इनके हम्बनटोटा पोर्ट के बनने से पहले ही लॉन्च्ड है और उसका सारा जो उनका कस्टमर है उनको वो होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये था कि हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में बनाया जा रहा है उस पर कौन आकर रुकेगा, उस पर कौन नया कस्टमर आएगा, क्योंकि ये बड़े पोर्ट्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं और यहाँ पर जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाता है चाइना ने हम्बनटोटा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और चलते चलते बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। और चलते चलते जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ तो चाइना ने कह दिया कि मुझे पैसे चाहिए मेरे वापस। तो यहाँ पर श्रीलंका ने कहा पैसे तो नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर एक मायदा किया 100 साल का हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को दे देने का। अब चाइना जो है हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कोई जंगी जहाज़ लाकर खड़ा करे या कोई और प्रोजेक्ट करे, वो चाइना की मलकियत है 100 साल तक। अब यहाँ पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट जो है श्रीलंका के लिए कैसे जो है ख़तरनाक हो गई, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट हम्बनटोटा पोर्ट वाला साइन हो रहा था तो चाइना ने भारी मिकदार में श्रीलंका को लोन भी प्रोवाइड किया था, और लोन की जो शरह सूद रखी थी वो तकरीबन 5 से 6% बताई जाती है, जबकि दुनिया के बाकी ममालिक और बाकी ऑर्गेनाइजेशन यही लोन 3 से 5% की शरह सूद पर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर चाइना ने एक गरीब मुल्क को और गरीब कर दिया सिर्फ अपने पैसे के लिए, और वहाँ की जो उनकी पोर्ट थी उसको हासिल करने के लिए, और अपनी जो उनकी लेबर थी उसको वहाँ पर वर्क देने के लिए, रोज़गार देने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट जैसा पोर्ट पाकिस्तान में भी पाया जाता है, जिसको हम गवादर कहते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कल पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है, जो कि खुदा ना करे, तो हमारे पास अगर पैसे चाइना को देने के लिए नहीं होंगे या बाकी दुनिया को देने के लिए नहीं होंगे, तो चाइना लाजमी बात है हमसे एक ऐसा मुआहदा करेगा, वो कहेगा कि ये गवादर पोर्ट मेरे हवाले कर दो 100 साल की या जितने भी साल की लीज़ पर, जो कि हमारे ही मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, जबकि वो वहाँ से अपना रेवेन्यू जमा करके चाइना में ले जाएगा, जो कि बेसिकली हमारा रेवेन्यू, हमारा पैसा बनता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम कहेंगे कि श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, और यही कुछ पॉइंट्स आपको पाकिस्तान में भी सरप्राइजिंगली देखने को मिलेंगे। हम भी श्रीलंका के पीछे पीछे उसी बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें एक बात ये भी करता चलें कि यहाँ पर इस सारे मसले का हल क्या है, कि हम अपने आप को कैसे बैंकरप्सी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बैंकरप्सी से निकालने का तरीका यही है, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगा। फ़र्ज़ कर लीजिए जैसे हसन इकबाल ने पिछले दिनों कहा कि हमें चाय कम पीनी चाहिए, क्योंकि हम 600 अरब की चाय इंपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में, और मुल्क पर एक जो पहले से ही जिसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो चाय में पैसे फूंक कर जो है अपने ज़ाया कर रहा है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है या पाकिस्तान इस इंपोर्ट को रोक देता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी ही चाय उगाने की हम अपने ही नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर चाय उगाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये जो 600 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है,
इसको हम बूम भी कर सकें, इसको हम वापस जो है आवाम की नीड भी पूरी कर सकें और जो पैसा है वो बाहर भी ना जाए। तो जो 600 अरब पाकिस्तानी रुपए जो हम चाय में फूंक रहे हैं, उसका असर ये होगा कि ये पैसा हमारे ही मुल्क में सिक्योर हो जाएगा और इससे हमारे ही मुल्क के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह हम अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ को और जो हमारी गैर ज़रूरी किस्म की इंपोर्ट्स हैं उन पर अगर हम वर्क करें और ख़ुद से हम उसके खुद कफ़ील होने की कोशिश करें, जो मैंने डिस्कस किया कि हम सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करें, यही एक तरीका दोस्तों है कि हम इस कर्ज़े के बोझ से और बैंकरप्सी की तरफ से जो है बैंकरप्सी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो वो पॉइंट्स है जिसमें हम बिल्कुल पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के भाई नज़र आते महसूस होते हैं। मगर एक पॉइंट श्रीलंका का ऐसा है जिसमें श्रीलंका हमसे बहुत आगे है और बहुत बाकी ममालिक से आगे है। वो ये है कि श्रीलंका अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करता है। श्रीलंका का जो बजट का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो श्रीलंका एजुकेशन पर अपनी इन्वेस्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अपने बजट का तकरीबन 3.5% ओनली जो है एजुकेशन पर इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका के इन्वेस्ट करने की वजह से श्रीलंका का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 94% है, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 50% से भी कम है, यानी कि हम 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में जाहिल हैं। अब ये बात मैंने इसलिए की कि श्रीलंका के जो दंगे हो रहे हैं, श्रीलंका में जो एक इनकलाबी सूरत हाल बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि उनके लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपना हक लेना जानते हैं, वो अपने लिए कुछ करना जानते हैं, वो अपने मुल्क के लिए फ़िक्रमंद है, जिसकी वजह से वो दंगे कर रहे हैं, फिसाद कर रहे हैं और एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। मगर फ़र्ज़ कीजिए कि वही सूरत हाल पाकिस्तान में हो जाती है, यानी पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता है, तो क्या हम लोग सड़कों पर अपना हक लेने के लिए बाहर निकलेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब दोस्तों मैं आपसे कमेंट में लेना चाहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।